बिना टारगेट की पढ़ाई यानी अपने फ्यूचर को धोखे में रखना। यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएसआई हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे ग्रुप डी हो, रेलवे, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो आप, लेकिन अगर आप सुबह उठ के अगर आप एक टारगेट नहीं सेट करते हो कि मुझे दिन भर में क्या पढ़ना है, उसका आउटकम कितना आया है, कितना मैंने जो पढ़ा है उसका रिजल्ट क्या आया, अगर वो सब आप नहीं करते हो तब आप समझ लो एक अपने आप को धोखा ही दे रहे हो। क्योंकि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम देना है ये कभी आपको पता नहीं चल पाएगा। किसी सब्जेक्ट में हो सके 3 घंटे लग जाएंगे, किसी सब्जेक्ट में आधा घंटा लग जाएगा, किसी को आप छोड़ दोगे टाइम ही नहीं दे पाओगे। इसलिए किसी भी एग्ज़ाम की अगर टारगेट किया हो तो पहले उसका सिलेबस लिखो, सिलेबस लिखने के बाद हर दिन का एक चार्ट बनाओ कि मुझे आज ये करना है, आज ये करना है, आज इतना कंप्लीट हुआ, इतना बाकी है, मुझे कल करना है। इससे ये आइडिया होगा और उतने टाइम में एक टारगेट सेट करो, मैं 45 दिन में, 90 दिन में उसको मैं कर लूँगा। इसी तर्ज पे हम लोगों ने 45 दिन का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और यूपीएसआई और यूपी पुलिस, इसके लिए हमने जी जान जोर लगा करके टारगेट सीरीज स्टार्ट की है और हम लोगों ने टोटल 4 दिन का टारगेट कंप्लीट कर रखा है। आज है हमारा 5वां दिन। तो आज हम देखेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या मिला हुआ है और कितने ईमानदारी से और कितना हमें करना है, क्योंकि बिना किए बिना समझे आपको कुछ भी नहीं हासिल होगा। इसलिए आज नए चैप्टर भी जुड़े हुए हैं। यदि आपने नंबर सिस्टम पहले नहीं किया है तो नंबर सिस्टम के बाद वाला जो चैप्टर वो भी जुड़ चुका है, वहाँ से भी आप कंप्लीट कर सकते हो और पढ़ाई कर सकते हो। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कर लिया है। तो हम बिना किसी देरी को आपको टारगेट पर ले चलते हैं और दिखाते हैं कि आज टारगेट क्या मिला हो। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए और वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चाहे वो कुछ भी हो, जय हिंद ही कमेंट कर दीजिए, लेकिन ज़रूर कमेंट कर दीजिए। इससे मुझे लगता है आपके नाम मैं पढ़ता हूँ, इससे पता चलता है कि आप कितने एक्टिव हो और वो मुझे रिमाइंड होता है। इसलिए मैं जो 20 सिलेक्शंस ग्रुप बनाया हूँ उसमें आप लोग को जोड़ दूंगा, है ना। इसलिए मैं कहता हूँ आप डेली कमेंट किया करो, इससे हमें अंदाज़ा मिलता है कि इतने लोग हैं जो हाईली एक्टिव है। वैसे तो 1500 से 2000 लोग हैं जो रेगुलर उसको फॉलो कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि पढ़ाई पर ध्यान लगाए हुए हैं, परंतु आप उनमें से 1500 में से 1500 कमेंट तो आते हैं, तो आप उनमें से कौन से हैं, कितने हैं मेहनत करने वाले, ये बहुत ज़रूरत है हमें। एक लॉयल बंदों की, एक लॉयल फैमिली की जो हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहे और हम लोग सिलेक्शन तक आपस में किसी भी चीज़ का दिक्कत हो तो करें। और एक बात और बता दूं, यदि आप मैथ से परेशान हो तो मैंने मैथ की वीडियो बना दी है, आप आई बटन पे या फिर प्लेलिस्ट बनाई है, जाकर के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर के आप पढ़ सकते हो। रीजनिंग कैसे पढ़ें इसकी वीडियो बना दी है, आप देख सकते हो। रीजनिंग बेस्ड मैथ की बुक कौन सी बेस्ट है उसकी वीडियो बना दी है, आप देख लो। मैथ वाले सेक्शन में रीजनिंग की बेस्ट बुक कौन है, रीजनिंग के बेस्ट टीचर कौन है, मैथ के बेस्ट टीचर कौन है, हिंदी कहाँ से पढ़े, साहित्य कहाँ से पढ़ें, है ना, मूल विधि कहाँ से पढ़े, पॉलिटी कहाँ से पढ़े, कौन सी बुक पॉलिटी की बेस्ट है, कौन सी बुक मूल विधि की बुक है, कौन सी बुक हिंदी की बेस्ट है, कौन सी बुक साहित्य के लिए पढ़ेंगे, कौन सी बुक जीके जीएस के लिए पढ़ेंगे। हर एक चीज़ की मैंने प्रॉपर पहले वीडियो बना दी है ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, है ना। और मैथ की तो वीडियो आपको बता दूं, लगभग 1,10,000 लोगों ने उस वीडियो को देखी है और बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो आप अगर नहीं देखे हैं, अगर आपको मैथ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, नहीं कंप्लीट होता है, उसको एक बार देख लो। आपको जो भी अंदर डाउट होता है, यानी मैंने तो उसको फेस किया है, तो जो आपको डाउट आता है वो सारी डाउट्स उसमें क्लियर हो जाएंगे आराम से, आसानी से, आपको कोई डाउट नहीं रह जाएगा। इसलिए आप जा करके अभी उसको देख लो। और अब बिना किसी देरी के चलते हैं टारगेट को डायरी में लेकर के डेली नोट डाउन करना है। और कैलकुलेशन का लिए ऐप बना दिया है और मैथ वाली प्लेलिस्ट में डाल दिया है कि कौन से ऐप से कैलकुलेशन करोगे। तो ये बात याद रखना है, कैलकुलेशन वाली ऐप को जरूर जा करके देख लेना और वहाँ से कैलकुलेशन डेली करना है, डेली मतलब डेली। और फार्मूला जो मैं देता हूँ, फार्मूला साहिल सर की एक वीडियो है, सर्च कर लोगे साहिल सर फार्मूला वीडियो आ जाएगी, उसको रिवीजन कर लेना 1-1 घंटे डेली, आधे घंटे डेली कर लो बस, डेली करना है बस। उसको रिपीटेड मोड में, खत्म हो जाती है फिर वीडियो, फिर आधे घंटे करना है, खत्म हो जाती है फिर अगले दिन आधे घंटे करना है, फिर आगे आधे घंटे, फिर आधे घंटे, ऐसे करके रिपीटेड मोड। जब तक एग्जाम नहीं होता है बस देखते रहना है, करते रहना है, देखते रहना है, करते रहना है, ताकि वो रिमाइंड रहे हमेशा दिमाग में, वो फार्मूला घूमे, कभी को आ जाए तो तुरंत उसको अटैक करें हम लोग, ठीक है ना। अब चलिए, अब लेकर चलता हूँ टारगेट पे। आज डे 5 है, 45 डेज का चैलेंज है और इस चैलेंज को हम लोग कंप्लीट करके मानेंगे। तो आज डे 5 है और हम लोगों ने 45 दिन का टारगेट सीरीज स्टार्ट किया और इसमें मन से, लगन से लगे हुए हैं। ये यूपीएसआई के लिए है और यूपी पुलिस दोनों के लिए है।
यूपी पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो इतना अच्छा है मौका ये कि आप यूपी पुलिस की तैयारी जो जी जान लगा के कर सकते हो, और भी पूरा प्रॉपर आपके लिए तो प्रॉपर समय भी बाकी है ना, तो इसलिए मन से लग जाइए। कैलकुलेशन के लिए मैंने ऐप बताई है, तो उस फार्मूला तो पहले साहिल सर की वीडियो से करना है, ऐप देख लेना, वो वीडियो बनाई है मैंने यूट्यूब के मेरे चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, उसमें मैथ का जो प्लेलिस्ट है ना, मैथ वाले प्लेलिस्ट में कैलकुलेशन की वीडियो है, बहुत ज़बरदस्त वीडियो है, देख लेना एक बार। और स्क्वायर 30 तक तो आप 50 तक कर रहे हो, और क्यूब 30 तक कर रहे हो, लिखना है ये डेली लिखोगे ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगा। जानती हो कि नंबर सिस्टम हम लोगों ने खत्म कर दी है, तो अब एलसीएम और एचसीएफ करना है। एलसीएम एचसीएफ की 80 क्वेश्चन करने हैं। पूछ रहे थे मैं किससे करता हूँ, तो भाई मैं पिनेकल से कर लेता हूँ, या फिर प्रीवियस ईयर की मेरे पास फोटो है, मैं प्रीवियस ईयर को इस समय कर रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट हो जाए, पता नहीं एग्जाम हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर भी नहीं कर पाऊंगा, तो वो सर का दर्द वो हो जाएगा। हिंदी के लिए सर्वनाम करनी है, इसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेनी है, सर्वनाम की पूरी थ्योरी अच्छे तरीके से सर्वनाम आज पढ़ लेना, और जब आज थ्योरी पढ़ लोगे तो कल मैं आपको करना होगा 100 से 150 क्वेश्चन, है ना। उसके लिए आप कोई भी बुक ले सकते हो, चाहे राजपाल सर की और चाहे ये आदित्य पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ठीक है ना। चलो आप अब बात करते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग में इनइक्वलिटी आज स्टार्ट है। कल हम लोगों ने रीजनिंग का डाइस के 40 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे, और ख़त्म हो गए थे। 80 क्वेश्चन डाइस में बहुत है, उतना कर लिए, बहुत है मतलब 40 2 दिन दिया था, और 40 80 क्वेश्चन बहुत है, उतना बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लोगे। तो इनइक्वलिटी हो गया। और पॉलिटी में आपको संविधान की विशेषताएं करनी है, पार्ट 2। संविधान की जो विशेषताएं हैं उनको एक बार पढ़ लेनी है अच्छे तरीके से कल की, क्योंकि कल भी थी संविधान की विशेषताएं और आज है लास्ट पार्ट, तो इसको खत्म कर देना संविधान की विशेषताएं। आते हैं मूल विधि में, तो आज मूल विधि का लास्ट पार्ट है ना। आज लास्ट थ्योरी क्लास है, बीएनएस पूरी तरह से कर लेना। बीएनएस अब इसके बाद क्वेश्चन का अगला पार्ट दूंगा कि क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन अभी फिलहाल ये मूल विधि खत्म, मतलब बीएनएस खत्म है ना, बुक से कर लेना। हिंदी के लिए पर्यायवाची करना है, पर्यायवाची का सेकंड पार्ट करना है। एक बात और, एक भाई ने जरूर लिखा था, मैं वो बात याद है मुझे, मैंने इसमें दिया था विलोम का पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो मैं विलोम एक दिन दिया हूँ, इसके बाद मैं सोचा हूँ विलोम को बीच में इसको दे दूँ, उसके बाद फिर मैं थर्ड दिन, यानी कल आपको मे बी आपको मिल जाए विलोम, ठीक है ना। RWA का आपको प्रैक्टिस सेट करना है, हिंदी और मैथ का। मैथ के में भी 30 क्वेश्चन है, तो 80 क्वेश्चन यहाँ से कर रहे हो, 30 क्वेश्चन मिक्स कर रहे हो, लगभग आप 110 क्वेश्चन कर रहे हो। और सरदार पूर्ण सिंह को कर लेना है। सरदार पूर्ण सिंह को यदि आप चाहते हो मुझे दिखाना, तो आप, मैं देखो मैं बताऊँगा तो नहीं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना उसके, है ना, सरदार पूर्ण सिंह के, लेकिन छोटे छोटे हैं। तो देखो सरदार पूर्ण सिंह के चिद्दीलास, समाजवाद, चीन की राज्य क्रांति, ब्राह्मण सावधान, जीवन और दर्शन, भाषा की शक्ति, शिक्षा और देश, नासदीय सूक्त का टीका, ये डॉक्टर संपूर्णानंद जी का। डॉक्टर संपूर्णानंद जी की कौन कौन सी है, डॉक्टर संपूर्णानंद जी की नहीं, सॉरी सरदार पूर्ण सिंह की ना। आचरण की सभ्यता, मजदूर और प्रेम, सच्ची वीरता, अमेरिका का मस्त योगी, कन्यादान और पवित्रता, यह सरदार पूर्ण सिंह की है। और संपूर्णानंद की कल मैं दूंगा, जो आज ही दे दिया मैं, तो आज समझ लो कि कल मैं यही देने वाला हूँ, ठीक है ना। संपूर्णानंद ही आज सरदार पूर्ण सिंह दे हूँ, तो ये सरदार पूर्ण सिंह को लर्न कर लेना। ज़्यादा नहीं है, 2 4 2 6 ही हैं, और बाकी कहीं से और भी मिलते हैं सरदार पूर्ण सिंह से, तो वहाँ से कर लेना। तो ये रही आज के टारगेट की फ़ोटो, और आप स्क्रीनशॉट, मैंने बताई स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं, आपको नोट डाउन करना है। अब लेकर चलते हैं, आज मैं कराऊंगा संविधान की विशेषताएं और कहाँ से लिए गए हैं संविधान, और सर्वनाम से क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए देख के वीडियो को जाइएगा प्रॉपर, वही तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस कड़ी का। PYQ आपका साथ साथ होता रहेगा। तो जैसा कि हमने बोला था कि नागरिकता आप पढ़ के आएंगे और नागरिकता से क्वेश्चन किया जाएगा, तो आज नागरिकता को देखते हैं और बढ़िया से कर लेना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 90, अभी तक हम लोगों ने 90 क्वेश्चन कर चुके हैं, समझ जाइए। अभी भी अगर आप पीछे हैं तो सोचिए, हम लोगों ने 90 क्वेश्चन 4 दिन में 90 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। मैंने पॉलिटी 45 दिन में मैं खत्म करके मानूंगा, आप टेंशन ना लेना। देखो ये UPSI में आया हुआ है क्वेश्चन। किसी व्यक्ति को भारत में एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन है। किसी को भी नागरिकता प्रदान करना है तो किस अनुच्छेद के में वर्णित है। यह अनुच्छेद 5 और से 7 के बीच में है। किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 के अधीन है। यह नागरिकता से संबंधित भाग 2 के अंतर्गत आता है। किस में आता है, ये भाग 2 में आता है, ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है। जैसे कि वो संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई हो, संविधान के प्रति उसकी निष्ठा न हो, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु के साथ संपर्क साधा हो। ये तो एकदम गलत है भाई, ये तो गलत है एकदम। इसमें से कौन सा आंसर सही होगा, तो इसमें केवल ये आंसर A एंड B दोनों होगा, केवल A और केवल B नहीं होगा, दोनों। अगर आपने यदि संविधान को नहीं माना है, संविधान के सभी अनुच्छेदों को सही तरीके से नहीं दिखाया है, निष्ठा नहीं किया हो, नागरिकता के प्रति आपका स्नेह नहीं है, तो आपसे नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक है ना। और युद्ध के समय अगर शत्रु का सपोर्ट कर रहे हो तब तो एकदम ही छीनी जाएगी। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा
भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित हो? तो मैंने इतनी बार बता दिया, जो भाग 2 होता है वही नागरिकता से संबंधित होता है। ठीक बात है। और आते हैं, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो इस समय के मुख्य न्यायाधीश कौन है बता देना, ये पुरानी है। तो इस समय के न्यायाधीश कौन है आपको कमेंट बॉक्स में आंसर लिखना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। भारत की नागरिकता के समय नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की जा सकती है? इन सभी से प्राप्त, वंशानुगत से, देशीकरण से भी और जन्म से भी। ये ऑप्शन डी सही होगा इसका। ठीक बात है। चलिए देखें, गृह मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार अब देश के लोग पाकिस्तान की नागरिकता, किस देश के लोग भारत की नागरिकता लेने में सबसे आगे हैं? तो सबसे आगे कौन है? पाकिस्तान के लोग लेने में। लेकिन इस समय जो नया नया आंकड़ा है ना, उसमें बांग्लादेश आई थिंक सबसे ज़्यादा हो रहा है, बांग्लादेश से लोग ज़्यादा ले रहे हैं। मूल अधिकार में है, भारत के संविधान, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? किस संविधान को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारत 3 को मैग्ना कार्टा, ये कहाँ से कहाँ है? 12 से 35 है, इसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्धन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है ना? यानी मौलिक अधिकारों को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए उसका कितना अधिकार है, क्या है उसका अधिकार? मतलब मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, मतलब ओरिजिन एंड एक्सक्लूसिव है, मतलब ओरिजिन ऑफ एक्सक्लूसिव है या नॉट ओरिजिनल है, नहीं। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार मौलिक लेकिन अनन्य है, मतलब अनन्य नहीं है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय संविधान के दायरे में ही रखकर निर्णय देता है, उससे बाहर नहीं। ऐसा नहीं कि कुछ भी हम निर्णय दे सकते हो, नहीं। तो आपको एक काम करना है कि क्षेत्राधिकार है, कुछ अधिकार है, उसमें ही कर सकते। अनुच्छेद 32 नागरिकों के मूल अधिकारों के उल्लंघन के विचार की उपचार का प्रबंधन करता है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जिसके मूल अधिकार पर कोई अतिक्रमण किया गया है, उपचार के लिए सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। इसलिए उच्चतम न्यायालय के नागरिकों के साथ अधिकारों का संरक्षक कहा जाता है ना? नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक किसे कहा जाता है? उच्चतम न्यायालय को। और ये किसके अनुसार कर सकता है उपचार का उपबंध? अनुच्छेद 32 के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान के अनुसार कारखाने में रोजगार के लिए बच्चे की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सबसे कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भाई 14 वर्ष का तो होना चाहिए, उससे ऊपर ही होना चाहिए, है ना? अनुच्छेद ये 24 में है कि कारखाना में किसी भी में कारखाना में कार्य करना है तो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखाना में नहीं लगा सकते। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बधुआ मजदूरी किसमें निर्देशित है? किसमें है कि बधुआ मजदूरी आपको नहीं करवाना है? तो आर्टिकल 23 में बधुआ मजदूरी पर रोक है, बलात् श्रम पे, है ना? यानी बलात् श्रम पर रोक लगाए किसमें? अनुच्छेद 23 में। और आईपीसी की धारा 370 और 371 के तहत कार्रवाई की जाती है। लेकिन कार्रवाई का तो अभी हम लोग खुद ही पढ़ेंगे, उसमें अभी ये देख लेते हैं। ठीक बात है। चलिए, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा देता है? व्यक्तिगत संपत्ति की सुरक्षा कौन सा देता है? मतलब ये कानूनन सुरक्षा है, ये संवैधानिक सुरक्षा, मतलब ये कानूनन सुरक्षा है। ऐसा नहीं कि मौलिक अधिकार इसको हटा दिया गया, तो कब हटा दिया गया वो भी देख लो, ठीक है ना? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 301 के तहत व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें यह भी कहा गया है कि विधि के प्राधिकरण के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकेगा। अनुच्छेद 108 में कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में प्रावधान किया गया है कि अनुच्छेद 256 में विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण नहीं किया जा सकेगा, है ना? आई बात समझ में? जब कारावास के अधिक 3 महीने से कम, मतलब अवधि जो है कारावास आपके 3 महीने से कम हो, तब एकांत कैद की सज़ा को क्रियान्वित करने में ऐसा कारावास किसी भी स्थिति में इतने से अधिक दिन का नहीं होना चाहिए। मतलब यदि आपका कारावास 3 महीने से कम का हो, है ना, तब आपको अगर एकांत कैद की सज़ा मिली है तो इससे ज़्यादा तो आपको एकांत में रखना ही नहीं है ना? इससे ज़्यादा आप एकांत में नहीं रख सकते हो। वो कितने दिन तक है? वो है आपके 14 डेज एट अ टाइम, मतलब एक बार में, एक समय में आपको 14 दिन से ज़्यादा आपको नहीं रख सकते किसी को एकांत में। ऐसा नहीं कि एक छोटे से गुंबद टाइप में जेल में बंद कर दी, इसमें कोई नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते। तो भारतीय दंड संहिता की धारा 74 के अनुसार जब कारावास की अवधि 3 महीने से कम हो तो एकांत कैद की सज़ा को क्रियान्वित करने में कारावास किसी भी स्थिति में एक समय पर 14 दिन से अधिक नहीं हो सकता। कुल मिलाजुला के अगर 3 महीने से कम का है तो आपको 14 दिन से अधिक नहीं रख सकते। ठीक बात है, ये बात याद रख लेना। भारतीय संविधान में वाक्यांश कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया तो अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा था कि जापान के संविधान से लिया गया था, है ना? जापान के संविधान से लिया गया है। देखो ये पूछा भी है 2021 में। ठीक बात है। अब आते हैं बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद अधिनियम में लिया गया है? यानी बच्चों के लिए मुफ्त, है ना,
और अनिवार्य शिक्षा, ये 6 वर्ष से अधिक और 14 वर्ष के बीच, मतलब 14 वर्ष से कम के बीच अगर लड़का रहेगा तो उसका, मतलब लड़का या लड़की, उसको फ्री में एजुकेशन देना और अनिवार्य एजुकेशन है। कब, किस में है ये अनुच्छेद 21 क में है ना, अनुच्छेद 21 क में। कब इसको बनाया गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002, 86वां संविधान संशोधन 2002 में इसको गठित किया गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख है? 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है? तो 19 में टोटल आपकी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। 7वीं को रिमूव कर दिया गया, 7 थी लेकिन 7वीं को रिमूव कर दिया गया है ना, मतलब 7वीं का मतलब वो नंबर में तो छठी थी, है ना, नंबर में छठी थी, लेकिन टोटल 7 थी उसमें। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को निरसरित करके ये 300A में डाल दिया गया है ना, एक विधिक अधिकार डाल दिया। कौन कौन से है इसमें इतना तक याद करना पड़ता है कि कौन सा ए है, कौन सा बी है, कौन सा पहला है, कौन सा दूसरा है। तो पहला में 19(1) में क्या दिखा है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी बोलने की स्वतंत्रता। इसको मैं ट्रिक से भी याद करवा दूंगा। देखो, पहले आप बोलना सीखोगे, जब बोलना सीख लोगे तभी तो सम्मेलन करोगे ना। पहले कुछ लोगों के सामने बोलना सीखोगे, फिर लोगों को इकट्ठा करने की संपत्ति आपकी स्वयं क्षमता आ जाएगी। जब लोग इकट्ठा हो जाएंगे तो एक पार्टी बना सकते हो, संघ बना सकते हो। जब एक संघ बना लोगे तो आप नेता बन जाओगे, तो कहीं भी किसी भी राज्य में जाके घूम सकते हो, कहीं भी कोई आपको रोक टोक नहीं कर सकता। जब रोक टोक नहीं कर सकता तो अब जब आप कहीं भी घूम सकते हो तो कहीं भी जमीन भी ले सकते हो, तो कहीं भी निवास भी कर सकते हो, ठीक है। जब कहीं भी निवास करोगे तो भाई रोजी रोजगार चाहिए ना उसके लिए, तो किसी भी जगह पर आप कारोबार कर सकते हो और वहाँ पर व्यापार कर सकते हो। फिर से याद कर लो, 1 से लेकर पूरे 8 तक क्या है कि आपको पहले बोलने की आज़ादी होती है। अगर आप पहले बोलने के लिए मिलेगा, आप ही को पहले बोलने के लिए मिल गया, तो फिर जब बोलने के लिए मिल गया तो फिर धीरे धीरे आप क्या करोगे, सम्मेलन करने लगोगे, 2-4 लोगों को इकट्ठा करने लगोगे। अभी आप जैसे कहीं हो, किसी के घर में हो, बोला गया कि आप बस बोल सकते हो, तो धीरे बोलते बोलते 2-4 लोगों के साथ मिलजुल के अपना बैठना बना लिए। फिर उसके बाद अब जब 2-4 लोग बैठ गए तो धीरे धीरे तुम कहोगे कि अब यार चलो ना, अब एक बार कुछ मिल के बनते हैं, संघ बना लेते हैं, एक पार्टी बना लेते हैं। जब पार्टी बना लोगे तो तब नेताजी बन जाओगे। नेताजी जब बनोगे तो किसी भी देश के कहीं भी कोने में आओगे, जाओगे, जब घूमोगे तो भाई रहने के लिए भी व्यवस्था चाहिए। जब घूमने लगे तो रहने के लिए भी तो व्यवस्था चाहिए, कहीं जाओगे तो कैसे रहोगे, तो इसलिए कहीं भी जमीन लेके रह जाओ, तो उसके लिए भाग 5 है। जब रह गए तो भाई अब कारोबार कैसे करोगे, कैसे उपजीविका करोगे, कैसे आप कोई वृत्ति करोगे, कैसे कारोबार करोगे, तो कारोबार करोगे 7वें में, है ना। 6वां निरस्त हो चुका है, अब नहीं भूलेगा आपको। हैबेस कार्पस क्या है? हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ क्या है? हैबियस कार्पस का शाब्दिक अर्थ है बंदी प्रतिपक्ष, यानी टू हैव अ बॉडी, मतलब हमारे पास शरीर है, हमारे पास जो भी है ना, एक प्रकार का आज्ञा पत्र होता है, जिससे ये है कि अब किसी को गैर कानूनी कारणों से अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया हो ना, तो उसे अदालत उसको छोड़वा देगी, है ना। बंदी को जीवित या मृत अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए। ये कहा जाता है कि अगर वो बंदी मर भी गया है या जिंदा है, लेकिन उसको अदालत में लेकर आना है ना। क्यों? क्योंकि उसका आरोप क्या है, उसके विरुद्ध आरोप क्या लगे हुए उसको बताना चाहिए ना। ये हैबियस कार्पस कहता है। मौलिक अधिकार के आधुनिक नाम है, जिसे पारंपरिक रूप से क्या जाना जाता है, तो मौलिक क्या जाना जाता है? प्राकृतिक अधिकार है ये हमारा, है ना, ये हमारा प्राकृतिक अधिकार है, हमें नेचुरल राइट्स है, इसमें कोई ये थोड़ी बात है, हमें मिला ही होना चाहिए। ये भाग 3 में है और 12 से 35 के अंदर इसका जिक्र है, ठीक बात है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार भारत के नागरिकों के लिए उपलब्ध है और विदेशियों के लिए नहीं है? कौन सा ऐसा है जो भारत के लिए तो उपलब्ध है लेकिन विदेशों वालों या के यहाँ पे आएँ तो उनके लिए उपलब्ध नहीं है? तो ये क्या है? मामलों में, धार्मिक मामलों में प्रबंधन करने की स्वतंत्रता, जीवन और निजी स्वतंत्रता का संरक्षण, सार्वजनिक रोजगार मामलों की समानता, या कुछ मामलों में गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध। तो देखो भाई, जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होती है, यानी मान लो कोई पाकिस्तान का आदमी है तो वो आगे इंडिया में नौकरी कर सकता है क्या? नहीं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं कर सकता। प्राइवेट सेक्टर में तो जा सकता है, लेकिन पब्लिक सेक्टर में तो नहीं जा सकता ना। उसके अनुसार नहीं ना अधिकार प्राप्त है कि आपको भी OBC SC ST के तरीके से मिलेगा आपको आरक्षण, या EWS हो तो आपको 10% तक मिल जाएगा, ऐसा कुछ है नहीं ना, नहीं आप कर सकते, है ना। बाकी सब में आपको बराबर संरक्षण मिलेगा ही, है ना। ये भी याद रखना कि गिरफ्तारी और कैद के विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 22 में है, ठीक है ना। और 21 में जीवन जीने और निजी स्वतंत्रता का है, और 19 में तो आपको बता ही दिया, बोलने की आज़ादी जो होती है। वनों, झीलों, नदियों और वन्यजीव सहित प्राकृतिक संरक्षणों का, पर्यावरण का रक्षा करना और उन्हें सुधार करना एक क्या है? एक मौलिक अधिकार है, एक कर्तव्य है। तो आप भी जानते हो एक मौलिक कर्तव्य है ना, आप सबका एक फंडामेंटल राइट्स है, इसको आपको ड्यूटी है, करना ही चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटी है ये। फंडामेंटल ड्यूटी कब जोड़ा गया? फंडामेंटल ड्यूटी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया, और इसे भाग 4 क या 51 क के तहत जोड़ा गया। इसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसी में वनों, झीलों और इन सब की बातें भी कही गई है। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा मौलिक अधिकारों के विचार कहाँ से लिया? मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया? मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है,
ये तो पूछने वाला ही सम क्वेश्चन नहीं है, ठीक है ना। संयुक्त राज्य अमेरिका, ये बाकी आप लोग पढ़ लेना। समानता और समता का अधिकार 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार आपका 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 26 द्वारा निम्नलिखित में से कौन से गारंटी अधिकार की गारंटी दी जाती है। अनुच्छेद 26 में किसकी गारंटी है? क्या आत्मरक्षा करने की, या फिर आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य में संस्थानों के रख रखाव के लिए, या किसी धर्म को मानने का अधिकार? कौन सा है इसमें बताइए आप भी। क्या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? क्या आपको धार्मिक और धर्मार्थ कार्यों के लिए किसी भी संस्थान को स्थापना या उसकी रख रखाव के लिए है? तो हाँ, अनुच्छेद 26 में है, किसी भी धार्मिक स्थान का, संस्था का आप स्थापना कर सकते हो और उसका आपको रख रखाव की गारंटी आप रख सकते हो, है ना। और अनुच्छेद 25 में है, अंतःकरण और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार माना गया है। ठीक है ना। तो हमने पूरा 110 क्वेश्चन किया। अब लेकर चलता हूँ मैं हिंदी पे। तो हिंदी के क्वेश्चन बहुत ज़बरदस्त हैं। यदि आप हिंदी को अच्छे से कर लिए तो बहुत ही आपकी अच्छी हिंदी हो जाएगी। तो चलिए हिंदी को देख के ही जाना। और पॉलिटी में अब बताइए, मैंने 20 क्वेश्चन कराए हैं, 20 में से कितने सही हुए आपके? 20 में से कितने सही क्वेश्चन हुए थे? मैंने 90 से लेकर 110 क्वेश्चन तक के बीच में कराया है। कल से 111वां क्वेश्चन कराऊंगा। तो बताइए 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए? आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने सर्वनाम हमारा टॉपिक भी है, तो सर्वनाम से हम आज क्वेश्चन भी करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन कर पाते हैं। ध्यान से करिएगा और क्वेश्चन का आंसर हमें जरूर बताइए कि कितने क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन कराते हैं उनमें से कितना क्वेश्चन आपका सही है ना। इसको जरूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही है। ठीक बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्यान से इसको देखिएगा। इनमें से सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा कौन सा जिक्र करता है? तो आप जानते ही हो, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। और सर्वनाम के कितने भेद होते हैं यहीं से देख लो। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं और 11 प्रकार के सर्वनाम की चर्चा की गई है। ठीक है। 6 कौन कौन से भेद होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। ये 11 प्रकार के सर्वनाम कौन से हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, है ना, कौन, क्या, ये सारे 11 प्रकार के सर्वनाम हैं। और सर्वनामों की संख्या 11 है, लेकिन सर्वनाम के भेद कितने हैं? वो पूरे 6 हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अभी बता दिया मैं, 6 भेद होते हैं। और कितनी सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? कुल 11 प्रकार के होते हैं। कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 हैं। ठीक है। देखो धड़ाधड़ होगा। इनमें से संयुक्त सर्वनाम कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम कौन सा है? कुछ ना कुछ, कुछ भी है और कुछ भी है, मतलब 2 मिला हुआ है, संयुक्त वर्ड है। तो कुल मिला जुला के ये संयुक्त है। एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं संयुक्त होते हैं। जैसे जो, कोई, कोई भी, ये संयुक्त है, इसलिए संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, ठीक है, ओके ओके ओके। सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं? ये छूट गया था क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके, 1 मिनट। हाँ, ये है परिभाषा और भेद में कि दिए गए वाक्य का सही विकल्प कौन सा? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का मतलब क्या होता है? सबका नाम, जो सबका कॉमन नाम है, उसके लिए क्या होता है? क्या आप घर भी जाएंगे? क्या आप घर भी जाएंगे? इसमें क्या है? सर्वनाम है ये। सर्वनाम के भेद और इसके कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? तो गुणवाचक सर्वनाम नहीं होता, संबंधवाचक होता है, प्रश्नवाचक, निजवाचक होता है ना, गुणवाचक विशेषण होता है, ये नहीं होता। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया है? तो किस विद्वान ने किया है? ऑप्शन सी जो है डॉक्टर दिमसिस्त ने बताया है। ये कहा है कि ऐसे शब्द जो संयुक्त होकर सर्वनाम के रूप में कार्य करते हैं वो संयुक्त सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो, कोई, सब, कोई, कुछ है, कोई न कोई इत्यादि। ठीक बात है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये तो हम लोगों ने कर ही लिया है। अब आते हैं सर्वनाम के भेद में पुरुषवाचक सर्वनाम के ऊपर। इनमें से शब्द विशेषण नहीं, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है ना? इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? ओके, चलिए बताइए, इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? तो जो तुम है ना, वो सर्वनाम है, विशेषण नहीं है। काला विशेषण है, शांत विशेषण है, आगामी, है ना। ये जो विशेषण नहीं है वो तुम आपका विशेषण नहीं है। मैं, तुम आदि ये सब क्या है? ये सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद कौन सा होता है? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, है ना, और अन्य पुरुष। लेकिन अति उत्तम क्या होता है? गलत, अति उत्तम नहीं होता है, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक बात है। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक बात है ना। इनमें से सर्वनाम कौन सा? इनमें से कौन सा सर्वनाम है? आप सर्वनाम है, ये देख लेना।
पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष जो होता है। ठीक, अब आते हैं आगे। हम ताजमहल देखने जाएंगे। हम सर्वनाम कौन सा है? हम मतलब निज है, क्या है? निजवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम। हम मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी, हम पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं, हम, ये सब क्या होता है? उत्तम पुरुष में होता है, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू, तुम होता है मध्यम पुरुष में, अन्य पुरुष में यह, वे होते हैं, कुल मिलाकर। ठीक बात है, सॉरी फॉर दैट। इनमें से मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कौन सा है? तू मध्यम पुरुष है। मैं क्या है? निजवाचक, मतलब प्रथम जो है वो है आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष है। और ये जो मध्यम पुरुष है तू, तुम, आप है, अन्य पुरुष है वो, वह, वे, ये सब है। इनमें से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है? तो इसमें से पुरुषवाचक सर्वनाम से कोई इसमें संबंधित नहीं है। हम भी है, तू भी है और मैं भी है ना। मैं जो होता है उत्तम, ये मध्यम, और ये जो हम होता है वो अन्य। ठीक है, ठीक बात है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, मैंने क्वेश्चन का आंसर बता दिया। हम ताजमहल देखने जाएंगे कौन सा है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट पे आते हैं निजवाचक सर्वनाम का। प्रबंधनकर्ता, प्रबंधनकर्ता का ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी, प्रबंधनकर्ती। स्त्रीलिंग शब्द बनाना है ना। प्रबंधनकर्ता का कर्त्री, ये री भी लगा हुआ है, याद रखना इसको। संज्ञा का भेद नहीं होता। संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता है? तो संज्ञा का निजवाचक सर्वनाम होता है ना, कि ये भेद होता है। ठीक है ना। अब आते हैं, इनमें से निजवाचक सर्वनाम का उपयोग हुआ है। निजवाचक सर्वनाम का उपयोग किसमें हुआ है? मैं आज अपनापन कहाँ है? यह समस्या मैं आप ही ले लूँगा, नहीं, अपने आप, मैं ना आप ही ले लूँगा, मतलब अपने आप ही कर लूँगा। तो निजवाचक यही है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। मैं अपना काम अपने आप करूँगा, चुपचाप दिख रहा है, निजवाचक सर्वनाम। क्या दिख रहा है? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है ना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह दूसरों के नहीं बल्कि अपने आप, अपने आप मतलब निजवाचक सर्वनाम। शीला अपने कपड़े, अपने कपड़े की बात करें मतलब खुद के कपड़े की बात करें तो निजवाचक सर्वनाम। आपको मैं स्वयं आया था, मतलब अपनी बात कर रहा है, अपनी बात कर रहे हैं तो निजवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ेंगे। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय किसने की थी? तो वल्लभाचार्य जी ने। पुष्टि मार्गीय भक्ति संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? वल्लभाचार्य ने। ठीक है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट दैवतावाद की स्थापना की थी। विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। सूरदास ने सगुण भक्ति शाखा की और वल्लभाचार्य ने पुष्टांगिक मार्ग भक्ति की। यह मेरी पतंग है, यह मेरी पतंग है। मेरी पतंग क्या करना है? प्रश्नवाचक गलत। निश्चय है, अनिश्चय है, नहीं। निजवाचक है कि निश्चयवाचक है? बताओ, अब बताओ। तो ये आंसर इसका, ये मेरी पेन है, यानी ये निश्चय कर रहा है ना कि ये मेरी कलम है, ये मेरी पतंग है, तो निश्चय है उस चीज़ का, है ना। चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। वे आम के पेड़ हैं, वे आम के पेड़ हैं, ये साफ साफ है, निश्चय है कि वो आम के पेड़ है। उसको नहीं पता है, उसको कंफर्म है कि ये आम ही के पेड़ है। आप भला तो जग भला, ये क्या है? निज है, मतलब आप भाई ठीक से रहोगे ना तो पूरा जग सही से रहेगा। वे निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई नहीं है, जो कुछ, ये सब तो अनिश्चय है। निश्चय क्या है? अरे यही है, यह आदमी मेरा है, यह आदमी, यह कलम मेरी है, यह लगाते हो ना, यह मेरी किताब है, देखो आ ही गया, तो यह मेरी किताब है, क्या है? निश्चय है। ठीक। निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप क्या है? आप। निजवाचक आप। ठीक है। संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? संकेतवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? तो संकेतवाचक यानी निश्चयवाचक। निश्चय जिसको है उसी की तरफ संकेत करोगे ना, बिना निश्चित का उसे संकेत कर ही नहीं सकते। चलिए, तो हम लोगों ने टोटल 30 के आसपास क्वेश्चन किए हैं और नेक्स्ट कल क्वेश्चन करेंगे। चलिए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम से, और अभी कल मतलब बढ़िया से तैयारी कर लेते हैं, पढ़ाई कर लेते हैं। और कैसी लगी वीडियो आप हमें ज़रूर बताएं। और आपका भाई बहुत मेहनत कर रहा है रात के इतने बजे तक, तो मैं आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। चलिए, थैंक यू। और एक आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, है ना, क्योंकि इतनी मेहनत लगती है। और आई थिंक आप लोगों ने सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा। चलिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, है ना, भाई को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद। बाय बाय।